सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो इससे पहले हमने जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे के सारे उसमें डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। इसी तरीके से अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है क्लास 12 बायोलॉजी की दैट इज़ जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा। और बिलीव मी, आप मुझ पर भरोसा करके जेनेटिक्स मुझसे एक बार पढ़ लेना, आपको ऐसा महसूस होगा यार कि जेनेटिक्स को पढ़ने का ये अप्रोच भी होती है, फिर ये तरीका भी होता है। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा उसके अंदर, और जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी यूनिट लगती है आपको, मैं आपके लिए हलवा बना दूंगा। ठीक है, बिलीव मी। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर और स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जनरल जो प्रोसेसेस हैं जो कि जिसके अराउंड हमारा चैप्टर घूमने वाला है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेल में भी गैमेट फॉर्मेशन होती है और फीमेल में भी होती है। तो गैमेट फॉर्मेशन हमारा कहीं ना कहीं मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, तो इसको कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि फीमेल के अंदर जो फॉर्मेशन होती है दैट इज ओवम या फिर एग की फॉर्मेशन। ओवम और एग एक ही चीज़ होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मतलब अल्टरनेट नाम कह सकते हो। ठीक है, तो oogenesis कहते हैं इन केस ऑफ फीमेल, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इन केस ऑफ मेल। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि यूजिंग पीनस, ठीक है, विच इज ए मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, कहीं ना कहीं सीमन का, ठीक है, या फिर स्पर्म का इंसर्शन करना, तक पहुंचाना, टिल वजाइना तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, इंसेमिनेट कर देना। ठीक है, तो वो इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर आता फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए मेल गैमेट एंड दिस इज ए फीमेल गैमेट, इनका आपस में फ्यूजन होना, इनका मिलना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, फिर उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन आता है। इम्प्लांटेशन देखो, अब जैसे ये चीज़ फ्यूज हो गई तो मेल एंड फीमेल जो गैमेट हैं लाइक एग और हमारा स्पर्म मिलकर जाइगोट बना देता है। फिर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के भी नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, कई स्टेजेस से गुजरता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से। ठीक है, तो एक टाइम ये होता है जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, वो इम्प्लांट होता है जाके यूट्रस के अंदर। ठीक है, और उसकी जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। कहीं ना कहीं एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। फिर आता है गेस्टेशन पीरियड विच इज ऑफ 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ का होता है एंड एट द एंड हमारा पार्चुरेशन होता है जिसको हम डिलीवरी कहते हैं ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं मेनली। और पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, फिर आगे चलकर इन्हीं की डिटेल्स जो है वो बताऊंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ चैप्टर में आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, आप मार्क करते चले जाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे नहीं, ये जो नोट्स हैं सारे के सारे आफ्टर एनालिसिस ऑफ मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं PYQs, उन्हें उठाकर देखा तब जाकर ये चीज़ें जो है इंक्लूड की हैं इसके अंदर। ठीक, तो अब सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें कौन सी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये 4 चीज़ें। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होती है। लाइक मेल के अंदर गैमेट क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस में। तो जहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हमारे केस में टेस्टिस होती हैं, जबकि फीमेल के केस में ओवरी, जबकि फीमेल के केस में क्या होती, ओवरी होती। एसेसरी का मतलब होता है गैर जरूरी। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर में एक होता है स्टेमन, दूसरा होता है हमारा बेसिकली कार्पेल। तो ये होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये इसेंशियल क्या कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं। जबकि एक होते हैं एसेसरी ऑर्गन लाइक हमारा सेपल, पेटल, ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इन फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन। इनके अंदर पॉलिनेशन नहीं होती, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, बेसिकली तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से जो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये हेल्प करते हैं किसमें, हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, या फिर गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे सप्लीमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक, गैमेट फॉर्मेशन यहाँ हुए तो एसेसरी डक्ट क्या करेगा, उसे कैरी करके ट्रांसपोर्ट कराएगा। एसेसरी ग्लैंड क्या कराएगा, ये इसको नरिश करेगा। ठीक है, नरिशमेंट का मतलब इसे नरिशमेंट देगा पूरी तरीके से। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया कहीं ना कहीं जो पीनस है वो क्या करेगा, इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा कि ट्रांसफर करवाएगा जो स्पर्म होता है या फिर जो सीमन होगा, ठीक, उसे कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर इनटू वजाइना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिस हो गया। एसेसरी डक्ट्स के अंदर हमारी रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये जो सीक्वेंस है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमारा सेमाइनल वेसिकल होता है, ठीक है, प्रोस्टेट होता है, वल्बोरेथ्रल होता है। इनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया इनकी मेल बॉडी से जो बाहर होता है दैट इज पीनिस विच इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, बिल्कुल। साइट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें, यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर दो चीजें बनती हैं। एक तो क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इसका मतलब यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। दूसरे एंडोजन्स, एंडोजन का मतलब मेल सेक्स हार्मोन, लाइक आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल मेल जैसा दिखता है एंड फीमेल फीमेल जैसी दिखती है, ठीक है। लाइक मेल की जो वॉइस होती है वो भारी होती है, बॉडी का फर्क, स्ट्रेंथ का फर्क, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों हो रही है, वो सारी की सारी किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, फिर एंड्रोजन की वजह से, जो कि हमारे क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन होते हैं। अब इनकी लोकेशन की बात करें हम, जो टेस्टिस होते हैं लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच, ठीक है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके बाहर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक पर्पज़ है, मतलब जो टेस्टिस होते हैं बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वो कम चाहिए होता है। इसलिए बॉडी के बाहर कितना होता है, 35 होता होगा या 34.5 होता होगा, ठीक है। तभी तो जाकर कहीं ना कहीं 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर बॉडी के बाहर ना हो, बॉडी के अंदर होते तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाती। इनकी लेंथ दे रखी 4 से 5 सेंटीमीटर एंड 2 से 3 विड्थ दे रखी है, 2 इन नंबर। ये तो पता ही है कि 2 होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। अब टेस्टिस की कुछ इनर डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बनाकर दिखाता हूँ। ये चीज़ें एज सच अगर आप याद कर लो नोट्स, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर ये टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर कुछ ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इस तरीके से, जो कि 250 के अराउंड, ओके। हर टेस्टिस के अंदर कितने होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। प्रकार के कंपार्टमेंट मान लो, ऐसे डब्बे होते हैं टेस्टिस के अंदर, हर टेस्टिस के अंदर 250 होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है, इस तरीके से हाईली इक्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर कह रहे हैं टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं इस तरीके से, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल शो 1 से लेके 3 हाईली इक्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये अंदर हमारे क्या है, दीज आर सेमिनी फेरस, मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये दे रखे हैं, 1 से लेके 3 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब बोला है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके पास 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जो हमारे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो जर्म सेल होगा। अब प्रॉपर जो एनसीईआरटी का डायग्राम वही बनाऊंगा, अभी रफली डायग्राम इसलिए बनाऊँ तो समझ जाएं आप, ताकि। दूसरा सर्टोली सेल होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिडिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिडिक सेल्स, लिडिग, ये तीनों याद रखो। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इन 2 के ऊपर। देखो लिख कर दिखाता हूं आपको। सबसे पहला हमारा जर्म सेल, जर्म सेल को दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। दूसरा सर्टोली होता है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लिडिक सेल। देखो जो जर्म सेल होता है, ठीक है, इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस होकर स्पर्म बनता है, तो कहीं ना कहीं क्या करवाता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। और जो सर्टेली सेल होता है उसको नर्स भी कहते हैं। नर्स का काम क्या होता है, केयर करना, कहीं ना कहीं मदद करना पेशेंट की, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और जो लिडिक सेल होता है वो एंड्रोजन बनाता भी है और सिक्रीट भी करता है। क्या एंड्रोजन क्या होता है, हमारे मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं, विच आर टेस्टोस्टेरोन। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ बॉय, अगर वो 12-13 साल का हुआ, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन हो गई, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, अगर एंड्रोजन बने तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी होती है, जर्म सेल की। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो एज ए नर्स काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो जो मैंने लिख रखा है। जो टेस्टिस होते हैं उनके पास लगभग ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं मान लो, ठीक है। और उनके अंदर हाईली इक्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसमें 3 प्रकार के सेल्स हो सकते हैं, जर्म सेल, सर्टोली सेल एंड देन लिडिक सेल, ठीक है। लिडिक सेल का मतलब ये होता है आउटसाइड स्पेस। जैसे ये हमारा क्या हुआ, अगर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है तो देखो जर्म सेल भी इसी पर है, सर्टोली सेल भी, लेकिन यहाँ पर जो बाहर का स्पेस पड़ा, आउटसाइड स्पेस, ठीक है, इनसाइड दिस कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर लिडिक सेल प्रेजेंट होता है,
ओके तो जर्म सेल क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, जबकि सर्टोली सेल्स हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और लेडिक सेल हमारे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजन। तो मेल सेक्स हार्मोन विच इज हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, कौन बनवाता है या फिर कौन सिक्रीट करता है, लेडिक सेल करता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन यहाँ बनता है और सर्टोली सेल्स न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू कहीं ना कहीं डेवलपिंग स्पर्म, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये सच याद कर लो, रट लो यार, क्वेश्चन बनेगा, पक्की बात है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ पहुंचता है, रेटे टेस्टिस जाता है, देन वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वास रेफरेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन हो गया कहाँ, अब अगर हमने इसे वो बोला, क्या बोला, पूरा का पूरा का टेस्टिस बोला, तो उसके अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, फिर हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारा क्या होता है, क्या बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही हमारा कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन कराता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन को हमें कैरी करना है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर स्पर्म बन गया तो फिर रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस तक पहुंचता है। तो ये पूरा का पूरा एक पाथवे है। ये चार क्या होते हैं, हमारे एसेसरी डक्ट्स कहलाते हैं। आप बिल्कुल रट लो फिर और पढ़ लो। ठीक है, अब आते हैं हमारे एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कहीं ना कहीं तीन प्रकार के होते हैं इन केस ऑफ मेल, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपिंग स्पर्म होता है, जो स्पर्म डेवलप हो जाता है, उसे क्या देते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि तीसरे का एक स्पेशल काम होता है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो एसेसरी जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी सिक्रीशन को हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। तो सबसे पहला हमारा ग्लैंड होता है सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बो यूरेथ्रल। ठीक, तो इन दोनों का काम होता है नरिशेस स्पर्म, बेसिकली ऐड फ्रक्टोज या फिर कैल्शियम, इन दो चीज़ों को ऐड करता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मेक्स स्पर्म एल्कलाइन। और क्या करता है, स्पर्म को एल्कलाइन करता है, क्योंकि जो वजाइना होता है उसका पीएच होता है बेसिकली एसिडिक। तो जब एल्कलाइन पीएच वहाँ पर जाएगा, बेसिक पीएच जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इसलिए ये चीज़ होती है। और बल्बो यूरेथ्रल का आप ध्यान रखना, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होता है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस बेसिकली, तो एज ए लुब्रिकेंट रिलीज करता है, इस तरीके से ये काम करता है। ओके, अब यहाँ पर हमें सीमन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सीमन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा है। हमारे पास नॉर्मली स्पर्म था, ठीक है, अच्छा खासा था, मूव कर रहा था, लेकिन उसके अंदर जब ये हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स थे उनका सिक्रीशन ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। ठीक है, तो सीमन कोई ऐसी अलग चीज़ या नई चीज़ नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, मतलब मेल बॉडी से जो चीज़ अलग बाहर निकली तो वो स्पर्म नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं नरिशमेंट है, उसके अंदर लुब्रिकेशन ऐड है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अब वो कहलाएगा सीमन। अब यहाँ पर पीनस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, ऑब्वियसली वी नो, इन लार्ज एंड जो होता है उसका वो ग्लैंस पेनिस कहलाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ फीमेल क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, भर भर के बनते हैं। 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन कहीं नहीं गया इस चैप्टर से। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ऊपर लिख रखा था 6 से 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इससे भैया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन, नॉर्मली आपको पता होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया अलग अलग नहीं, पहले याद कर लो, रट लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जर्म सेल से हमारा क्या बनना, स्पर्म बनना, इस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो होता क्या, ये कहीं ना कहीं 12 से 13 साल की एज में जब टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाते हैं इन केस ऑफ बॉयज, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो इंड्यूस कर देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक, तो इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है विच इज डिप्लॉइड। यहाँ पर जैसे ये लिख रखा 46 का मतलब क्या, टोटल हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक, उसका आधा 23 हो जाएगा, तो दिस इज हैप्लॉइड, जबकि ये ऊपर 46। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया थे, उनकी माइटोसिस हुई, माइटोसिस से बेसिकली क्या हुआ, हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक, और समझ में आएगा आपको। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस हुई, नंबर इंक्रीज होते हैं माइटोसिस से। ठीक है, प्लॉइडी में चेंज नहीं आता, यानी कि जब हम माइटोसिस करते हैं, देखो एक चीज़ समझाता हूँ आपको, हमेशा ध्यान रहेगा। देखो एक चीज़ जो समझाता हूँ हमेशा ध्यान रहेगा, जो मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस होता है, वो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो जब डिप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता है, बनता है, तो दिस इज मियोसिस। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे और 23 रह गए तो ये मियोसिस है। रिडक्शनल का मतलब जहां पर कोई चीज घटती हो। ठीक, अगर 2n से 2n गया या n से n गया, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या हुआ है, माइटोसिस। क्या हुआ है, माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या, इक्वेशनल
डिवीजन, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मियोसिस हमारा होता है रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ पर 2n से n जाते हैं, दिस इज मियोसिस। जबकि हमारा माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जब 2n से 2n रहे और n से n रहे। तो बेसिकली नंबर इंक्रीज करने के लिए, साइज इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस किया जाता है, जबकि रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए मियोसिस किया जाता है, ठीक। बाकी इधर माइटोसिस किया जाता है, अगर उल्टा बोलते हो तो सॉरी, ठीक। तो स्पर्मेटोगोनिया हमारा क्या था, 2n था, 1 था, 1 से 2 हो गया, तो माइटोसिस कर दिया हमने, नंबर इंक्रीज कर लिए सिंपली, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनकी मियोसिस होती है, और मियोसिस होती है 2 स्टेप्स में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही हमारी क्या प्लॉइडी चेंज हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है, फिर मियोसिस सेकंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर होने वाला क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से हमारे माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक, 1 से 2 हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया। अब मियोसिस फर्स्ट जब हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो मियोसिस जो फर्स्ट होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो कहीं ना कहीं देखो 23 क्रोमोसोम्स रह गए यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस सेकंड हो जाती है, फिर हमारे स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे एन हैं, यानी कि हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, फिर स्पर्म भी हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर हमारे स्पर्मेटिड बन गए, फिर ये मैचुरेशन कहीं ना कहीं इनका होता है और ये स्पर्म बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, या फिर हमारा जो जर्म सेल होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया था हमारे पास, देखो एक बार कॉपी पे ड्रॉ करके अपने हाथ से आपको दिखाता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो नॉर्मली हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया था ये, ठीक। इससे क्या बना हमारा, 2 मान लो इस तरीके से बने, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड, फिर 2 यहाँ बनेंगे। देखो यहाँ पे हुई थी माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब नंबर इंक्रीज करें हमने, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, तभी तो है n से n है नहीं, ठीक है। अब हुई हमारी मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट क्या होती है हमारी, रिडक्शनल डिवीजन होती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अब क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मेटोसाइट बना, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, फिर इससे हमारे क्या बनेंगे, फिर हमारे इससे जो बनेंगे वो होंगे स्पर्मेटिड, ठीक है। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम है या फिर n है, फिर इसके बाद हमारा क्या, इस तरीके से स्पर्म तैयार हो जाएगा, क्या तैयार हो जाएगा, स्पर्म तैयार हो जाएगा। तो इजी सा तो है बिल्कुल, कुछ ऐसा चार्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपसे पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, बहुत इजी हलवा है। फिर ये चार्ट पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला, आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। फिर यहाँ पर या तो डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम जर्म सेल, क्लियर कट, क्लियर। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे स्पर्मेटोगोनिया था आपके पास, जर्म सेल था, उससे स्पर्म बन गए, यहाँ तक आ गए आप, स्पर्म बन गए, तो ये क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से जब आप स्पर्म बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटिड से जब हम स्पर्म बनाते हैं, क्या स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाते हैं, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म बन गए, अब वो रिलीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो सेक्शनल व्यू दे रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एनसीईआरटी के अंदर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई ऐसे कठिन नहीं। और अगर ये सब चीज़ कुछ भी नहीं आई तो क्या है हमारा स्पर्म का जो बेसिकली यहाँ पर डायग्राम है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरे के पूरे 2 पेज हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन बनना ही हर हाल में, आप लिख कर रख लो। देखो अगर मैं आपको बना कर दिखाऊं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इस तरीके से ले लो, इस तरीके से बनाओ, ये क्या हो गया हमारे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर दूसरा आ गया मेरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हमारे क्या आ गए, फिर ये सेकेंडरी आ गए, फिर इस तरीके से स्पर्मेटिड आ गए, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारे इस तरीके से स्पर्म लगे होंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे ये वो भी होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स यहाँ पर क्या करते होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते होते हैं। तो एक प्रॉपर डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा वो देख लेना, ऐसे ही है। देखो यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है, फिर इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी 2n है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारी हैप्लॉइड हो गए, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, स्पर्मेटिड देन स्पर्म, ठीक। तो ये स्पर्म जो है जब इसे छोड़कर निकलता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, यहाँ पर से ऐसे निकल के बाहर जाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन।
ओके अब यहाँ पर हमारा जो फिगर है स्पर्म का वो इंपॉर्टेंट है। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो एक तो सबसे पहले हेड पार्ट होता है, वो जगह थोड़ी कम थी, मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की, इसलिए मे बी ये हेड थोड़ा बड़ा हो गया, नीचे एक पार्ट थोड़ा छोटा हो गया। हेड, मिडल पीस एंड देन टेल। तो हेड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम, बाहर को ऐसे करके ये निकला हुआ नोक लाइक एक्रोजोम, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम या फिर डीएनए, ये तो है क्लियर है। एक्रोजोम जो है इसका जो रोल है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक वॉल ऑफ ओवम। तो बेसिकली जो ओवम होता है बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे ऐसे गोल गोल ओवम होता है, वो बड़ा होता है साइज में, इससे छोटे छोटे हमारे स्पर्म जाते हैं, तो इसकी वॉल जो होता है उसे ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्रोजोम के पास प्रेजेंट होते हैं। किसके पास प्रेजेंट होते हैं? एक्रोजोम के पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसके पास होते हैं? एक्रोजोम के पास होते हैं। फिर मिडिल पीस आती है, इसमें बहुत सारे न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्योंकि जो स्पर्म है मूव करता है उसे एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, इनके पास एटीपी प्रोडक्शन होता होगा, टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट हैं, हेड पार्ट, मिडल पीस एंड टेल, और एक्रोजोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, आप ये ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारा ड्यूरिंग क्वाइटस कुछ एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज, आप समझ सकते हो पूरा क्या कहूँ डिस्ट्रिक्ट बस जाएगा इससे, नहीं डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कह रहे हैं यार, छोटा मोटा देश बस जाएगा। ड्यूरिंग क्वाइटस 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें फॉर नॉर्मल जो हमारी फर्टिलाइजेशन अच्छी खासी जो होना चाहिए, ठीक है, 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए, ठीक, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के लिए, फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए, एंड 40% के पास विगरस मोटिलिटी, बहुत तेज मूव करते होना चाहिए। अगर इसमें डेटा के अंदर या फिर इसमें परसेंटेज में कोई भी कमी आई, इधर उधर होता है, तो फिर वो फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता। जो स्पर्म होता है, फिर जो सीमेन जाता है वो एग के पास में, वो उसे क्या नहीं कर पाता, फर्टिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो यहाँ तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इन कंपेरिजन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं थोड़े, ठीक। अब इधर को हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बेसिकली वहाँ पर हमारे जो थे वो टेस्टिस होते हैं, जबकि यहाँ पर ओवरी होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होती है या फिर गैमेट प्रोडक्शन होता है। तो ओवरी के अंदर बेसिकली एग या फिर जिसे हम ओवम कहते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी डक्ट्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मेल या फिर फीमेल एसेसरी डक्ट्स के जो नाम है वो आपको लिखने को आ सकते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फिर यूट्रस एंड देन वजाइना, ये 3 होते हैं यहाँ पर मेनली। एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बार्थोरिन ग्लैंड, ठीक है, और फिर यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेमोरी ग्लैंड काफ़ी दे रखा, उसे पढ़ना, उस पर क्वेश्चन भी आता है। बार्थोरिन ग्लैंड नहीं दे रखा, ठीक। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया मैंने आगे लिख रखे हैं जो 4 होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पर ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये अक्सर पूछते रहते हैं और अच्छे खासे आपको मार्क्स दिलाएगा। तो बेसिकली ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पर, ठीक है। तो ऑल्टरनेट मंथ पर एग प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में इसने एग रिलीज़ किया तो सेकंड पर इसने, ठीक है। तो टोटल 12 महीने के अंदर 12 एग रिलीज़ होते हैं। और फिर आप ये ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखेंगे, इसको फिम्बरे कहते हैं, जो कि एग कलेक्ट करता है। ओवरी से जब एग रिलीज़ होता है सबसे पहले फिम्बरे के पास पहुँचता है, फिर इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड देन स्टमस। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टमस तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओके। और एम्पुला के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से एग या फिर ओवम जाएगा और इस साइड से स्पर्म आता है, यही इसी रीजन के अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ बोथ मेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, और फिर जाइगोट प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ओके। फिर ये दिस इज यूट्रस, ओके। यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, फिर बीच की जो होती है मायोमेट्रियम एंड देन दिस इज पेरीमेट्रियम। तो टोटल 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की। फिर ये सर्विक्स होती है एंड देन वजाइना। तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ईजी सा है, कोई कठिन नहीं है, इसे एक आध बार आप बना के देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, सबसे आउटर हमारी पेरीमेट्रियम, मिडल में यूट्राइन कंट्रैक्शन जो कराती है मायोमेट्रियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक। तो एंडोमेट्रियम जो होती है दिस इज इनर मोस्ट एंड साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होते हैं हर मंथ, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होती है।
तो एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात करें, यहाँ पर हमने मेल के पढ़े थे, अब फीमेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड जो है सिंपली कुछ नहीं करता, लुब्रिकेशन करता है। जैसे मेल के केस में जो हमारा ग्लैंड था वो भी लुब्रिकेशन करता था। मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करें, इनको ब्रेस्ट भी कहते हैं। और ये जो चार्ट है दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किससे पूछते हैं। जो मेमोरी लोब्स होते हैं उनका नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, 15 से 20 होता है हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर। और मेमोरी जो एल्वेलस या फिर एल्वलाई कहते हैं फॉर प्लूरल, ये जो होते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है। ये दो चीज़ें हो गई और फिर ये पूरा का पूरा चार्ट एज सच। सबसे पहले मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, एम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट। तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लतडाल। तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी तो सब में कॉमन है। एल फॉर लोब्स, एम्पुला, ए फॉर टी फॉर यहाँ पर ट्यूबुलस, फिर देन डी फॉर डक्ट, फिर एम्पुला एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट। तो अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो एल्वुलस पहले आएगा, एम्पुला बाद में, जिस तरीके से एल पहले आता है, ओके, एल के बाद एम आता है ना, तो एल्वुलस पहले आएगा फिर एम्पुला आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनता है, फिर इससे। ये पूरा का पूरा चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो दे रखे हैं, मोन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड देन क्लिटोरिस, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। जिस तरीके से ग्लैंस पेनिस होता है, आगे फोर जो एनलार्ज पार्ट होता है वो पीनस, ठीक है, दैट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ मेल बॉडी, जबकि यहाँ पर क्या होता है फीमेल बॉडी। ये ऐसा याद कर लो। इससे क्वेश्चन क्या होंगे, आपको ये पूछेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होते हैं उनके नाम बता दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाले। अब oogenesis की हम बात करते हैं। जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्म का प्रोडक्शन फॉर्मेशन, अब यहाँ पर ओवम का या फिर एग का जो प्रोडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम एग टू फॉर्म oogonia सेल, ठीक है, oogonia सेल फ्रॉम oogonia सेल। जो oogonia सेल जैसे वहाँ पर क्या थे स्पर्मेटोगोनिया सेल थे डिप्लॉयड, ये भी हमारे यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं। इनसे क्या होता है ओवम का प्रोडक्शन होता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेसिकली बिफोर बर्थ ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस लगभग 12-13 साल की एज पर स्टार्ट होती है। तो दिस देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो एंड्स क्या होता है 45 से 50 ईयर्स की एज पर होती है, विच इज कॉल्ड मेनोपॉज कहते हैं, जिसको ये ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये चीज़ लाइक सिमिलर ही है, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ oogenesis के अंदर। जैसे वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे, यहाँ पर है oogonia सेल्स डिप्लॉयड है। इनकी माइटोसिस होती है, माइटोसिस से क्या होता है नंबर इंक्रीज होता है, प्लॉयडी में चेंज नहीं आता, यानी कि जब माइटोसिस होती है 2n का 2n ही रहने वाला है। वो मियोसिस के अंदर होता है, क्योंकि मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। जब भी होता है मियोसिस तो कहीं ना कहीं जो चीज़ डिप्लॉयड है उससे क्या बनेगा हैप्लॉयड सेल बनकर तैयार हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte के अंदर फिर बाद में मियोसिस होती है, वहाँ पर क्या हो रहे थे, क्या बनते हैं वहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, प्राइमरी oocyte के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो एक तो सेकेंडरी oocyte बनता है, दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा सेल बेसिकली ये बॉडी बनती है, छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके। फिर यहाँ पर अभी हैप्लॉइड आ गया है हमारा सेकेंडरी oocyte, फिर इसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है, फिर एग प्रोडक्शन होता है, ओके। और यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी, ये यहाँ पर काम की नहीं होती, हमारा मेन जो चीज़ है काम की दैट इज एग या फिर ओवम। अब यहाँ पर जो है हमारा ओवम का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उसे जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर रफली बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं होता क्या। इस तरीके से सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM लिख लो। फिर आता है जोना पेलोसिडा, क्या आती है जोना पेलोसिडा की लेयर। इस पर एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको बता दूंगा, जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जोना पेलोसिडा के बीच का जो स्पेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। मैंने आगे सब लिख रखा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आप समझ जाएं इसलिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऐसे इरेगुलर शेप से कुछ सेल्स होते हैं लगे हुए बाहर को, ओके, बहुत सारे लगे होंगे, इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स, ओके, कोरोना रेडिएटा सेल्स। और इस तरीके से स्पर्म का दिखा रखा होता है एंट्री, तो एक ही स्पर्म होता है जो कि एंटर कर पाता है, बाकी सारे कहीं ना कहीं नहीं जा पाते हैं, वो भी ड्यू टू द वर्क ऑफ जोना पेलोसिडा, भी मैं बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे अंदर जैसे ओवम लिखा है यहाँ पर, ये लेयर जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बाद में ब्लू से मैंने जो आपको दिखाई है दिस इज जोना पेलोसिडा, इसके बीच में पेरीविटलाइन स्पेस। फिर ये रेड से जो दिखाएं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, रेगुलर शेप सेल्स होते हैं, NCERT में एस सच दे रखा है।
फिर स्पर्म क्या आते हैं, इसे पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म जो है इसे पेनिट्रेट कर पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बनाने को आता है, ठीक है, ओवम सराउंडेड बाई फ्यू स्पर्म्स आप बना दो, कम से कम 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। दूसरा जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो जोना पेलुसिडा होती और अलाउज ओनली 1 स्पर्म, बेसिकली जब एक स्पर्म एंटर कर जाएगा इनसाइड ओवम, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म। तो कहीं ना कहीं पॉलीस्पर्मी, मोर देन 1 स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो है या फिर एंट्री को रोकता है, इसलिए प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो ये ध्यान रखना, जोना पेलुसिडा क्या करता है, अलाउज ओनली 1 स्पर्म, एक स्पर्म की एंट्री को होने देता है, बाकी प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच लेयर, ठीक है, इन ओवम प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो आपको जोना पेलुसिडा पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, ये PYQ के अंदर है, तभी मैंने यहाँ पर ये इंक्लूड किया। अब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 28 से 29 डेज़ का होता है अप्रॉक्सीमेटली। एंड मेनाक का मतलब होता है जब 12 से 14 साल की टाइम पर ये स्टार्ट होता है, दिस इज़ मेनाक। जबकि मेनोपॉज, पॉज का मतलब रुकना, एंड होती है 45 से 50 ईयर ओल्ड पर। तो यहाँ पर 4 फेज़ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन कितना टाइम रहता है और यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ अगर आपको पता है आप इजीली क्वेश्चंस बना लोगे। तो सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर देयर इज़ अ फॉलिकुलर फेज़, एंड देन ओव्यूलेटरी फेज़, एंड देन ल्यूटियल फेज़, ठीक। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है 4-5 दिन का होता है, इसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, बेसिकली एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है बेसिकली क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसे मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है। जब उसका लेवल गिरता है, उसकी कमी होती है बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी लाइनिंग जो होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लॉस होने लगती है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज, ये ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन जब घटता है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट होता है फॉर 4 to 5 डेज। देन देयर इज अ फॉलिकुलर फेज, 5th से लेकर 13 डे तक क्या चलता है, फॉलिकुलर फेज चलता है। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली FSH जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड साथ में LH जो होता है, इन दोनों का लेवल्स इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि FSH क्या करता है, FSH फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं वो खुद एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, दूसरी बात ये FSH और LH का इंक्रीज हो जाता है, मतलब बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है फॉलिकल्स खुद एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। अब नेक्स्ट फेज जो आता है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब बेसिकली एग का रिलीज होना, ठीक। तो 14 से 15 डे के बीच में होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर आप देख सकते हो FSH और LH इंक्रीज हो गया था, ठीक है, तो LH की सर्ज आती है। LH की सर्ज का मतलब LH पीक लेवल पर होता है, तभी ये ओव्यूलेशन पॉसिबल होता है। तो आपसे ये पूछेंगे ओव्यूलेटरी फेज कब होता है, 14 to 15 डे के बीच में, और कौन से हार्मोन की पीक आती है, फिर सर्ज टर्म इस्तेमाल करती है NCERT। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ ल्यूटियल फेज, वो 16 से लेकर 28 डे तक चलता है। बेसिकली होता क्या है, जो नॉर्मली जैसे कि हमारा ग्रेफियन फॉलिकल था, ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा जो फॉलिकल होता है, सबसे मैच्योर फॉलिकल, उसको ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर ओवम था, ठीक है। जब ओवम उसके अंदर से निकल जाता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, ठीक है। येलो कलर की बॉडी होती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो इस तरीके से क्या, जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा तो एंडोमेट्रियम बनने लगती है, ठीक है। फिर एंडोमेट्रियम का लेवल गिरता होगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती होगी, ठीक है, ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता होगा। तो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता दूं, तो बेसिकली होता क्या, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। जबकि फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, फॉलिकल्स खुद जो हार्मोन निकालते हैं दैट इज एस्ट्रोजन, जबकि यहाँ पर FSH और LH इंक्रीज होता है। और कौन से हार्मोन की सर्ज आती है, पीक आती है, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए LH की। बाकी ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था जर्म सेल थे, ठीक है। जर्म सेल का मतलब स्पर्मेटोगोनिया, ये पूरा का पूरा कहाँ पर हमने पढ़ा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। कुछ चीज़ें भूल गए, ठीक, तो वहाँ वो चीज़ मैं यहाँ पर फिर से मेंशन करने वाला हूँ। जर्म सेल था, उससे स्पर्म बनता है बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेटोली सेल्स कहीं ना कहीं नर्व्स कहलाते हैं। नर्व्स का मतलब ये जो हमारा जर्म सेल है, ठीक है, इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्पर्म बन सके। तो FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, जबकि LH करता है लिडिक सेल्स को, जो कि एंड्रोजन को सिंथेसाइज भी कराते हैं और सिक्रीट भी कराते हैं। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, सर्टोली सेल्स को कौन स्टिमुलेट करता है, FSH, जबकि LH करता है लिडिक सेल को। ये क्वेश्चन बनता है इसमें। फिर आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो होता क्या बेसिकली इस तरीके से, यहाँ पर आपको ओवम दिखा रखा है, बहुत सारे इस पर क्या अटैक कर रहे हैं, जो स्पर्म है।
फॉर एंट्री या फिर फर्टिलाइजेशन कर सकें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा बेसिकली स्पर्म जो होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा, ओवम इसको एंट्री दे देगा। तो ओवम क्या करता है, इस तरीके से स्पर्म को एंट्री देता है, फिर जाइगोट फॉर्म हो जाता है। जाइगोट का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्म था और ओवम था उसके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है। फिर इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब डिवीजन, जैसे 2 सेल्स बनेंगे, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, 4, 8 एंड देन 16 ब्लास्टोमियर स्टेज। तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वो पूछेंगे जो मोरुला होता है वो कितने सेल स्टेज का होता है, 16 सेल एंड 8 सेल स्टेज का जो यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर है उसे मोरुला कहते हैं। या फिर बोलेंगे 16 से लेकर 8 या फिर 8 से लेकर 16 ब्लास्टोमियर स्टेज का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मोरुला कहते हैं। आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो होता क्या है, फिर बाद में इधर को एक आउटर एक लेयर आ जाती है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और सारे के सारे सेल्स होते हैं एक यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं या फिर इस तरीके से कोने में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। क्या, इनर सेल मास। सारे के सारे सेल एक जगह पर इकट्ठा हो गए, इसलिए इनर सेल मास कहते हैं। और बाहर जो लेयर आती है उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस पर ट्रोपोब्लास्ट लेयर आ जाती है और सारे के सारे सेल से कोने में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। बेसिकली होगा क्या, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच होगी जाकर, देखना भी दिखाता हूँ इस तरीके से। जो ट्रोपोब्लास्ट सेल थी, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर थी उसके ऊपर क्रोनिक ब्लाई आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, क्रोनिक ब्लाई। ठीक, आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज थी वो कहाँ जाती है, यूट्रस के अंदर जाती है। ये आप देख सकते हैं। जैसे होता क्या, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट और बहुत सारे स्टेज 8, 16 स्टेज बनते बनते फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होगी, कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम ये जो है यूट्रस की यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाएगी, यानी कि इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्रोनिक ब्लाई अपीयर आफ्टर इम्प्लांटेशन। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उसके ऊपर क्रोनिक ब्लाई आ जाती है, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा बनाने में मदद करता है कहीं ना कहीं। ठीक, तो प्लेसेंटा यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस। बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली फंक्शन करता है कहीं ना कहीं किसके बीच में, मदर एंड जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी वेस्ट हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, ये सब कैसे जाता है, थ्रू प्लेसेंटा। ठीक, गैसेज एक्सचेंज होता है इससे, मतलब CO2 का रिमूवल, ऑक्सीजन इनटेक, रिमूव एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है जितना वेस्ट होता है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन भी इससे मिलता है। तो प्लेसेंटा इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं, जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आप ये ध्यान रखना, जो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा निकालता है वो HCG होते हैं, HPL होते हैं। ठीक है, और लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो ओवरी होते हैं वो रिलैक्सिन। तो बेसिकली आपसे अगर पूछें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो रिलैक्सिन, HCG एंड HPL। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मली भी निकलते हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। रिलैक्सिन, HCG एंड HPL ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते हैं। हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली HCG, HPL, रिलैक्सिन। मैंने यहाँ पर PYQ जो है उसे मेंशन भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 9 मंथ का होता है, प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं जिसको, 36 वीक या फिर 38 वीक तक का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स हेयर। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है, हार्ड फॉर्म होता है, जबकि सेकंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट, हाथ पैर फॉर्म हो जाते हैं। फिर थर्ड जो मंथ होता है, ऑल मेजर ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटलिया फॉर्म हो जाता है। यानी कि थर्ड मंथ ऐसा है जहाँ पर जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन करा जा सकता है, वेदर देयर इज अ फीमेल और मेल फीटस। ठीक है, 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट और हेयर ऑन हेड, हेड के ऊपर हेयर आ जाते हैं। NCERT के अंदर बहुत पैरावाइज दे रखा है, जिसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद कर लेना है, रट कर लेना है। तो 6 मंथ में क्या होता है, फाइन हेयर आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं, ये चीज़ होती है। ठीक, तो यहाँ पर फिर 9 मंथ के टाइम पे क्या होता है, फुल्ली फॉर्म जो फीटस होता है एंड नाउ रेडी फॉर द डिलीवरी। पार्चुरेशन में क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस जो प्लेसेंटा होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स देते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब कहीं ना कहीं प्रकार का इम्पल्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन पार्चुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आता है लैक्टेशन पीरियड, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ये येलो कलर का होता है, इसके पास IgA एंटीबॉडी होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे और बहुत ही चुनिंदा चीज़ें उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखी है
उससे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछते हैं। फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोलॉजी क्लास 12 जेनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें समझेंगे और लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।